Hello everyone and welcome back to another video on Percept on Career. So आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है क्योंकि ये वाइडली यूज या वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यूज में और काफ़ी सिंपल भी है। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। वो है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो आज का जो मेरा पर्पस होगा इस वीडियो का, इट विल बी बहुत ही सिंपल रखूंगा कि हम पहले ना अंडरस्टैंड करेंगे कि बायस क्या होता है। फंडामेंटल फंडामेंटली बायस का क्या मतलब होता है, और जब हम किसी मॉडल को कहते हैं कि इसका लो बायस है या हाई बायस है तो उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, पहले वो समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि वेरिएंस क्या होता है, मॉडल में वेरिएंस का क्या मतलब है। देन हम ये देखेंगे जो ये वर्ड ट्रेड ऑफ यूज किया गया है, why there is a trade off between bias and variance, कि ये ट्रेड ऑफ क्यों है या ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है। ओके, विल अंडरस्टैंड दैट। एंड फाइनली हम ये चीज देखेंगे कि बायस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल इन द सेंस हम इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। देन अगेन हम वेरिएंस का भी सेम देखेंगे कि वेरिएंस को कैसे रिड्यूस किया जाता है। ओके, तो हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत अच्छा सा वीडियो होगा। एंड दिस इज अ इम्पोर्टेंट चीज है, सिंपल चीज है, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले जाएंगे बायस के डेफिनेशन में, या बायस क्या होता है इन सिंपल टर्म्स। Bias refers to error introduced by approximating a real life problem by a simplified model. So ये थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स है, कुछ ज्यादा ही टर्म्स बोल दिया मैंने, बट इसका सिंपल ये मतलब है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जब हम कोई सिंपल मॉडल यूज करके सॉल्व करते हैं तो what we get is a high bias. That basically means जो हमारा मॉडल है वो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के अंडरलाइन पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो अगर आप ये समझ लोगे कि देखो, हमारे जो एमएल मॉडल का बेसिक फंडामेंटल ये है कि हमारे डेटा में जो पैटर्न है, डेटा में जो पैटर्न है, जो अंडरलाइन पैटर्न है, उसको डिटेक्ट करे, राइट, उसको डिटेक्ट करे। But उस detection, for the model to ensure that detection is happening, model should be complex enough to understand the pattern. बहुत ही सिंपल मॉडल को यूज करके आप एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए बोलोगे तो वो सिंपल मॉडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर दैट। इसका ये सिंपल एग्जांपल हो गया कि अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप यही बोल रहे हो, आप अपने बॉलर्स को जाके बोल रहे हो कि वो फास्ट बॉलिंग या इनिशियल ओवर्स खेले और पावर प्ले में रन्स बनाए। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज बॉलर्स आर नॉट मेंट फॉर रन स्कोरिंग। सिमिलरली जो ये सिंपल मॉडल्स होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। Okay. For that, you need to have a model which is much more complex. और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल मॉडल, सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल का ये मतलब है कि हमने ज़्यादा उसको इनपुट फीचर्स नहीं दिए, या हम एक लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम लगा रहे हैं एक पॉलिनोमियल डेटा पे। ठीक है, तो उसका ये मतलब हो गया सिंपल मॉडल का मतलब, जो मॉडल गलत है, गलत इन द सेंस इट इज नॉट मेंट फॉर दैट काइंड ऑफ डेटा। सिंपल मॉडल का ये मतलब होता है। ठीक है, अब सही डेटा पे सही मॉडल लगाना चाहिए आपको। Okay? तो बायस का यही मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है वो आपके डेटा को समझ ही नहीं पाया है। आपने पढ़ाई की लेकिन आपको जो आपने पढ़ाई की वो आपको समझ में ही नहीं आया। तो ऑब्वियसली आप
जनरलाइज नहीं कर पाओगे। सॉरी, आप क्या कर पाओगे ना, आप डेटा को समझ ही नहीं पाओगे। जनरलाइज, सॉरी, वो वेरिएंस के में आता है। आप ना डेटा को समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस वो मतलब होता है वेरिएंस का। तो जब भी हाई वेरिएंस होता है, whenever the variance is when the bias is high, हम कहते हैं मॉडल, आपका जो एमएल मॉडल है, इट इज अंडर फिटिंग। ओके, तो आपको ये याद रखना है, बायस हमेशा अंडर फिटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। हाई बायस मतलब कि आपका जो मॉडल है वो अंडर फिटेड मॉडल है। आपने मॉडल को अच्छे पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, आपने स्पेसिफिक या सर्टेन नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स नहीं दे पाए, तो वो आपका मॉडल समझ ही नहीं पाया है डेटा को। ओके, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ बायस। तो बायस मॉडल में कैसा होना चाहिए, हमेशा हम चाहेंगे ना कि मॉडल जो हो वो लो बायस हो। ओके, हाई बायस नहीं चाहिए हमको, हमें हमेशा चाहिए कि लो बायस चाहिए। अगर लो बायस होगा, जो वो ट्रेनिंग में एरर करेगा ना, while इट इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एरर्स क्या होते हैं, लो होते हैं। तो इससे आप समझ जाओगे कि आपका जो मॉडल है वो लो बायस्ड मॉडल है। सो बायस का मतलब इतना ही होता है कि आपका मॉडल डेटा को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है, वो एक अंडर फिटेड मॉडल है। एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वेरिएंस क्या होता है। ओके, द सेकंड टॉपिक इज वेरिएंस। सिंपली वेरिएंस हमेशा ओवर फिटिंग से रिलेटेड होता है। तो वेरिएंस का ये मतलब होता है कि आपका जो मॉडल है वो नॉइज या आउटलायर्स से कितना सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे वेरिएशंस भी कैप्चर कर पा रहा है, पर हमें मॉडल वैसा नहीं चाहिए कि वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे जो वेरिएशंस हो रहे हैं वो भी कैप्चर कर पाए। तो इससे मॉडल क्या होता है ना, ओवर फिटेड मॉडल होता है। इसमें आप जब ट्रेनिंग एरर देखोगे, ट्रेनिंग एरर तो बहुत लो होगा, बट जब ट्रेनिंग एरर लो होगा, बट जब टेस्ट डेटा पे एरर देखोगे ये बहुत ही हाई होगा। इसका ये मतलब है कि आपका मॉडल जनरलाइज नहीं कर पाया है। उसने ट्रेनिंग पैटर्न को तो समझ लिया है, इतने अच्छे से समझ लिया है कि उसने छोटे छोटे वेरिएशंस भी कैप्चर कर लिए हैं। बट आपका मॉडल वैसा नहीं होना चाहिए। आपका मॉडल क्या होना चाहिए ना, एक जनरलाइज एस्पेक्ट लेके चले, ठीक है ना। मॉडल को जनरलाइज कर होना चाहिए, एक जनरलाइज मॉडल होना चाहिए आपका, ठीक है। जनरलाइज्ड मॉडल होना चाहिए। वो रट्टू तोता नहीं होना चाहिए कि डेटा जैसा का जैसा है वैसा का वैसा याद कर लिया। उसने डेटा के पीछे ना वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। वो बस, अच्छा ऐसा डेटा आएगा तो आउटपुट एग्जैक्टली ये है, उसने रट्टाफाई कर लिया चीज, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। तो जब भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा, जब भी कुछ नया इनपुट आएगा, तो उसमें वो बहुत हेवी एरर्स करेगा या लार्ज एरर्स करेगा। दैट्स व्हाई अनसीन डेटा पे, जो टेस्ट डेटा पे है, वो एरर्स बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये किस किस केस में होता है, जब आपका मॉडल ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपने बहुत ही ज्यादा इनपुट फीचर्स दे दिए, एक सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज कर लिया। तो वैसे केस में, ठीक है, जैसे एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल है, ठीक है, सिंपल डेटा है लीनियर रिग्रेशन का, आपने उस पे क्या लगा दिया, रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट लगा लिया। तो ये हो सकता है कि आपका मॉडल ओवरफिट हो जाए, ठीक है। या जब आप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ काम करोगे, आपने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स ज्यादा कर दिए, नंबर ऑफ नोड्स भी ज्यादा कर दिए, तो वैसे केस में ना आपका जो मॉडल है वो छोटे छोटे वेरिएशंस या जो नॉइजेस होते हैं ना डेटा में,
वो भी कैप्चर करने लग जाता है। दैट्स वाई अनसीन डेटा पे उसका परफॉर्मेंस लो होता है, तो टेस्ट एरर हाई हो जाता है, ठीक है। सो दैट बेसिकली मीन्स आपका मॉडल ओवरफिटेड मॉडल है। तो वेरिएंस का रिलेशन ओवरफिटिंग से है। तो आप समझ पा रहे हो कि बायस और वेरिएंस बहुत ही ऑपोजिट फिनोमिना है। वेरिएंस का मतलब बहुत ही सिंपल मॉडल है, वो डेटा के पैटर्न को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है और वो अंडरफिटेड मॉडल है। whereas इन वेरिएंस आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है, वो डेटा में इतने अच्छे से मतलब वो छोटे छोटे नॉइजेस को भी कैप्चर कर पा रहा है, उसको भी रट रहा है, और वो एक ओवरफिटेड मॉडल है। हमें दोनों मॉडल्स नहीं चाहिए, हाई वेरिएंस और हाई बायस मॉडल नहीं चाहिए, ठीक है। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, लो वेरिएंस चाहिए होता है, ठीक है, लो वेरिएंस चाहिए। ओके, ग्रेट। अब हम तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है कि वाई जो हम कहते हैं ना ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ वर्ड कहाँ से आया, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो आप जैसे मैंने बोला कि ये जो बायस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएंस। इसका ये मतलब है कि जब भी आप बायस को घटाने जाओगे ना, आपका वेरिएंस बढ़ जाएगा, या जब आप वेरिएंस को वेरिएंस को घटाने जाओगे, आपका बायस बढ़ जाएगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों होगा? देखो, आप जब बायस को घटाने की बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे ना, मॉडल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओगे, थोड़ा ज़्यादा इनपुट फीचर्स दोगे, ठीक है, थोड़ा हाईली कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करने लग जाओगे। तो उससे क्या होगा ना, मॉडल आपका थोड़ा ओवरफिट होने लग जाएगा, तो बायस तो आपका कम हो जाएगा। जो डेटा में पैटर्न्स हैं वो तो कैप्चर होने लग जाएंगे, बट वेरिएंस बढ़ जाएगा, ओवरफिटिंग का इशू आने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी बायस घटाते हैं तो वेरिएंस बढ़ जाता है, ठीक है। और वैसे ही जब आप वेरिएंस को घटाने की बात करोगे, कि आप थोड़ा सिंपल मॉडल ले लिया, इनपुट पैरामीटर्स थोड़े कम कर दिए, तो उससे क्या होगा ना, थोड़े थोड़े इन जो डेटा में पैटर्न है ना वो लूज होने लग जाएंगे, तो आपका मॉडल थोड़ा अंडर फिटिंग की तरफ चले जाएगा, और आपका जो बायस है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो आप देख रहे हो, एक को घटाने से दूसरा बढ़ जा रहा है। तो हमें एक ऐसे पॉइंट पे आना है, हमें एक ऐसे पॉइंट पे कन्वर्ज करना है जिसमें आप एक बैलेंस बना के चलो, आप एक बैलेंस बना के चलो, कि आपका बायस भी ज्यादा ना हो और वेरिएंस भी ज्यादा ना हो। इसीलिए हम उसको कहते हैं, एक ट्रेड ऑफ लगाएंगे कि बायस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेरिएंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए अपने मॉडल में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। एक ट्रेड ऑफ, एक समझौता कर रहे हैं हम बायस और वेरिएंस पे। वो कैसे करेंगे, कि हम जो नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स हैं वो ऐसा डिसाइड करें कि बायस भी कम हो, वेरिएंस भी कम हो। जो हम एल्गोरिदम यूज करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो कि ओवरफिटिंग का इशू दे, और ज़्यादा सिंपल भी ना हो कि वो पैटर्न ही रिकग्नाइज ना करे। तो ऐसे चीज़ें हम करते हैं ताकि एक समझौता, या वी रीच अ बैलेंस पॉइंट वेर इन neither your bias is very high nor your variance is very high. Okay, so that's why the term trade off comes in. So अब अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए why it is called bias uh, variance trade off, so this is your answer for that. Okay, so फटाफट से ना हम एक अभी आखिरी दो टॉपिक्स बचे हैं। एक है, एक रहेगा कि बायस को कैसे कम किया जाए, हाउ डू यू डिक्रीज बायस। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल चीज है, या तो आप नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स है ना वो उसको बढ़ा कर दो, या जो आप एमएल एल्गोरिदम यूज कर रहे हो ना, जो जिसको हम मॉडल कहते हैं, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। ताकि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ना, जो डेटा में जो पैटर्न्स होते हैं ना वो अच्छे से समझ लेंगे, और इनपुट फीचर्स भी जो भी डेटा में वेरिएशंस हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, वो अच्छे से आप कैप्चर कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई या आप ये दोनों चीज लगा सकते हो, बायस को
कम करने के लिए। ओके, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। दूसरा जो है, हम वेरिएंस को कैसे कम करें। ठीक है, वेरिएंस को कैसे कम करें, तो इसके ना बहुत ही तरीके होते हैं वेरिएंस को डिक्रीज करने के लिए। तो हम फटाफट से एक एक को कवर कर लेते हैं। पहला है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लिस्ट डाउन करूंगा और हल्का सा इंट्यूशन दूंगा कि वो चीज़ें क्या होती है, और जो जो टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो आगे बनाऊंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मैं लिस्ट डाउन करूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और मोस्टली आप लोग को पता ही होगा क्या क्या मेथड्स होते हैं। ये बस एक क्रैश कोर्स है इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो एक रिवीजन हो जाएगा आपका फटाफट। पहला होता है रेगुलराइजेशन। ठीक है, रेगुलराइजेशन का ये मतलब है, जो ये लॉस फंक्शन हम यूज करते हैं ना, उसमें हम एक और टर्म डाल देते हैं लैम्डा, और जो भी आपके वेट्स हैं या तो उसका स्क्वायर करके डाल देते हैं, या तो लैम्डा लैम्डा उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं, या हम लॉस फंक्शन के साथ लैम्डा और हम दोनों ले लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 - लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ। ठीक है, अब ये क्या है, रेगुलराइजेशन कुछ नहीं है, हम लॉस फंक्शन को ना थोड़ा मैथमेटिकली इम्प्रूव कर देते हैं, ताकि आपका जो बेसिकली क्या होता है ना, जब हाई वेरिएंस होता है ना, हाई वेरिएंस केस में जो आपके वेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, अगर ये एक ओवर फिटेड मॉडल है तो ये बीटा वन और बीटा टू के ना वेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। बीटा वन और बीटा कुछ टू नहीं, कुछ इधर मैंने एम लिखा है उनको, इनके ना वैल्यू बहुत हाई हो जाते हैं। तो इस वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम जो लॉस फंक्शन है ना उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसका क्या, वैल्यू जब ट्रेनिंग होता है तो इसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, या तो क्लोज टू जीरो हो जाती है या इक्वल टू जीरो हो जाती है। मैं अभी वो आपको समझाऊंगा क्या होता है। जो मैंने ये वाला टर्म लिखा है ना, ये इसको कहते हैं L2 रेगुलराइजेशन, या कहते हैं इसको रिज रेगुलराइजेशन। ठीक है, L2 नॉर्म। और जिसमें हम मॉड्यूलस लेते हैं ना, इसको कहते हैं हम L1 नॉर्म, या लासो भी कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन। तो L2 नॉर्म में जो वेट्स होते हैं, जो भी वेट्स ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे आपके बाइक को, वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं, कभी इक्वल टू जीरो नहीं होते। L1 नॉर्म में वो जीरो हो जाते हैं। और जो इलास्टिक नेट होता है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जब भी आप श्योर नहीं हो कि L1 फॉलो करना है या L2 फॉलो करना है, आप इलास्टिक नेट फॉलो कर सकते हो। ठीक, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा कि जीरो कैसे होता है, क्लोज टू जीरो कैसे होता है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि रेगुलराइजेशन तीन टाइप के होते हैं, L2 नॉर्म, L1 नॉर्म और इलास्टिक नेट। इससे क्या होता है कि ओवरफिटिंग का जो मेन मेन कोर चीज होती है, जो कि वेट्स होते हैं, वेट्स ऑफ द कोएफिशिएंट, उसको डिक्रीज करना होता है हमें। तो ये हम लॉस फंक्शन को थोड़ा मैथमेटिकली फॉर्म चेंज करके हम उसको कर सकते हैं। इसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। ओके, दूसरा जो मेथड होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो हम क्या करते हैं ना, वाइल ट्रेनिंग योर डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा होता है ना, हम उसको के फोल्ड्स में स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डेटा है हमारा, 6 फोल्ड्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। फोल्ड्स मतलब 6 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, हमने 6 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया इस ट्रेनिंग डेटा को। तो हम क्या करेंगे ना, इतने डेटा पे हम इसको ट्रेन करेंगे, और ये जो आखिरी बचा हुआ है, इस पे हम इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, इतने पे हम ट्रेन कर दिया, इस पे वैलिडेट कर दिया, और मॉडल का जो परफॉर्मेंस है ना वो नोट डाउन कर दिया।
फिर दूसरा इटरेशन में क्या करेंगे हम कि हम क्या करेंगे ना, इतने डेटा पे ट्रेन करेंगे और जो बचा हुआ है इस पे हम वैलिडेट करेंगे। और नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे हम, इतना और इतने पे हम उसको ट्रेन करेंगे और जो बचा हुआ है उस पे हम वैलिडेट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जब हमने k फोल्ड्स में डिवाइड किया तो k-1 पे हम इसको ट्रेन करेंगे और 1 फोल्ड पे हम इसको वैलिडेट करेंगे। तो जब हम ये करते हैं ना, तो हम हर एक आइट्रेशन में इसके हाइपर पैरामीटर्स ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, एक आइट्रेशन किया, मॉडल परफॉर्मेंस नोट डाउन कर लिया कैसा है। फिर दूसरा आइट्रेशन में क्या करेंगे ना, हाइपर पैरामीटर्स चेंज कर देंगे। अगर पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर रहे हैं तो डिग्री बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एपॉक्स जितने के लिए ट्रेन हो रहा है वो चेंज कर देंगे, ग्रेडियंट डिसेंट किस टाइप का यूज हो रहा है वो चेंज कर देंगे। तो ऐसे हाइपर पैरामीटर्स चेंज कर करके हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा मॉडल पे वैलिडेशन वैलिडेशन एरर सबसे कम है, और वो मॉडल हम यूज कर लेंगे क्योंकि वो ओवरफिटेड मॉडल नहीं रहेगा। तो क्रॉस वैलिडेशन एक ऐसी टेक्निक से हम वेरिएंस कम करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उस एक्सप्लोरेशन में हम पता कर लेते हैं कि कौन सा पैरामीटर, हम हाइपर पैरामीटर हमारे लिए बेस्ट है जिसमें हमें एक ओवरफिटेड मॉडल नहीं मिल रहा है। तो उसी के लिए हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। ओके, सो एक ये तरीका है। जो तीसरा जो मेथड है वो है एनसेम्बल मॉडल का। एनसेम्बल मॉडल, इसका ये मतलब होता है कि हम बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन करते हैं। जैसे हमने एक क्लासिफिकेशन टास्क है, हमने एसवीएम ट्रेन किया। ठीक है, एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल भी ट्रेन किया, और एक डिसीजन ट्री भी ट्रेन किया। तो हम ये सारे मॉडल्स ट्रेन करेंगे सेम डेटा सेट पे, सेम तरीके से ट्रेन करेंगे, इन सबके आउटपुट्स को लेंगे। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है जीरो है, ये बोल रहा है वन है, ये बोल रहा है ये वन है, ये बोल रहा है वन है। मतलब ये बोल रहा है कि एक इनपुट डेटा है, उसका आउटपुट जीरो होना चाहिए, और एएनएन बोल रहा है कि वन होना चाहिए, लॉजिस्टिक भी बोल रहा है वन होना चाहिए, और डिसीजन ट्री भी बोल रहा है वन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक वोटिंग लेंगे, जिस जिस भी क्लास के लिए हाईएस्ट वोट है ना, आउटपुट हमारा वो होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम विजडम ऑफ द क्राउड लेके आ जाते हैं कि हमने बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए, बहुत सारे मतलब आप 4-5 मॉडल ट्रेन कर सकते हो, और आप एक एवरेज वैल्यू बाहर निकाल के ला रहे हो। तो जब आप ऐसा काम करते हो तो आप ओवरफिटिंग नेचुरली रिड्यूस कर देते हो। आप मॉडल में विदाउट एनी चेंज करके ना, आप एक जब एवरेज पर्सपेक्टिव लाते हो बहुत सारे मॉडल का, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक ओवरफिटेड मॉडल नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत सारे मॉडल को कवर कर रहे हो और एक एवरेज वैल्यू ला रहे हो उसका। ठीक है, तो एक एनसेम्बल मेथड भी होता है। और जो चौथा मेथड होता है वो होता है बैगिंग का। ठीक है, जैसे बैगिंग जैसे रैंडम फॉरेस्ट, एक सिमिलर टाइप के मॉडल को, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में डिसीजन ट्रीज यूज होते हैं। ठीक है, एक सिमिलर टाइप के मॉडल को बहुत ही डिफरेंट टाइप सबसेट्स ऑफ डेटा पे ट्रेन करके उसका एवरेज वैल्यू जब हम लेते हैं उसको कहते हैं बैगिंग। इट इज वेरी सिमिलर टू एनसेम्बल लर्निंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनसेम्बल रन मॉडल, बट हम मॉडल फिक्स रखते हैं कि हम एक ही मॉडल ट्रेन करेंगे, एक ही टाइप का मॉडल ट्रेन करेंगे। बट जिस डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे ना, तो जैसे हमने 10 डिसीजन ट्री मॉडल ट्रेन किए, जैसे T1 टू DT10 मॉडल ट्रेन किए, तो ये जो मॉडल होगा ये एक ट्रेनिंग सबसेट T1 पे ट्रेन होगा, वैसे ही ये T10 पे ट्रेन होगा। और ये सारे मॉडल्स ना
एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग होंगे क्योंकि रैंडमली डेटा सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो वैसा चलता है। तो आप बैगिंग से भी ना एक क्या करते हो ना, एक एवरेज पर्सपेक्टिव लेके आ जाते हो, तो उससे भी ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है। और एक और मेथड होता है, इसको हम ड्रॉप आउट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, कि जब आप न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करते हो, तो जैसे कि ये हमारा इनपुट लेयर है और हमने एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन किया, जिसमें हमने दो हिडन लेयर्स बनाए। एक में 6 न्यूरॉन्स हैं और दूसरे में 3 है, और ये हमारा एक फाइनली आउटपुट न्यूरॉन है। तो जब ट्रेनिंग होती है ना, तो ये सारे ऐसे कनेक्शंस वेट्स बने रहते हैं। मैं एक एक करके नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही वो हो जाता है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बनाने में भी टाइम लगता है। तो जब हम ड्रॉप आउट्स यूज़ करते हैं, तो जैसे ड्रॉप आउट्स यूज़ करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम वाइल्ड ट्रेनिंग ना हर एक इपॉक्स में किसी एक पर्टिकुलर नोड को पकड़ के इसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप का ये मतलब है कि इसका वेट चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये न्यूरल नेटवर्क में है ही नहीं, ठीक है, इसकी वेट चेंज नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब, इससे ये हो जाता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे हेविली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक इपॉक्स में हम एक सर्टेन नंबर ऑफ नोड्स को ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। तो इससे मॉडल ना हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल हो जाता है, मॉडल सिंपल हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स कम हो गए, और किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे हम हेविली रिलाई नहीं करते आउटपुट के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ सर्टेन पैटर्न्स जो छोटे छोटे नॉइजेस भी कैप्चर करते हैं ना, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट होता है। जो सिक्स्थ है वो, जो और ये बहुत ही इजी है, वो है अर्ली स्टॉप। अर्ली स्टॉप का ये मतलब है कि देखो, जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं, तो हम एक ट्रेनिंग डेटा होता है, उस पे हम ट्रेन करते हैं, और वैलिडेशन टेस्ट पे हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है, कि कैसा परफॉर्म कर रहा है अपना ट्रेंड मॉडल। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो वैलिडेशन लॉस है ना, वो रिड्यूस नहीं होता है, वो एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे वैलिडेशन लॉस ऐसा ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ। अभी देखो एक सर्टेन है ना, ये देखो इस रीजन में ना वैलिडेशन लॉस कम नहीं हो रहे, कांस्टेंट पेस से आगे जा रहा है, बहुत ही माइन्यूट फ्लक्चुएशन है। तो इससे पहले कि हमारा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े, वो ओवरफिट हो, और ये वैलिडेशन लॉस बढ़ने लग जाए, हम इसको अर्ली स्टॉप कर देते हैं, इधर ही पे ट्रेनिंग रोक देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वैलिडेशन लॉस बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन से रिड्यूस होने लग गए, तो हम एक कट ऑफ डालते हैं कि अगर 2-3 आइटरेशंस में लॉस हमारा 0.001 के नीचे रिड्यूस नहीं हो रहा, तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग रोक देंगे और मॉडल को ओवरफिट होने से बचा लेंगे। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली स्टॉपिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो मैंने ये रेगुलराइजेशन ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। तो आगे के वीडियोस में हम इन डेप्थ मैथमेटिकली समझेंगे रेगुलराइजेशन के मेथड्स क्या हैं। क्रॉस वैलिडेशन मोर और लेस आपको पता ही होगा, पर मैं आगे के वीडियोस में इसको और कवर कर लूँगा। एन्सेम्बल मॉडल हमारा अलग से एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जब हम इसको कवर कर रहे होंगे तो मैं वापस से बता दूंगा कि इससे वेरिएंस कैसे कम होता है। Tagging again a very big topic and a separate topic, so I'll be making a separate video for this. Dropout, जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे होंगे तो अगेन आई विल टच अपॉन dropouts. अर्ली स्टॉप काफ़ी कॉमनली नोन टॉपिक है, और आगे के वीडियोस में ये बार बार आता रहेगा। जब भी हम डीप न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे, इट विल बी अ वेरी फ्रीक्वेंट टॉपिक टू डिस्कस ऑन। तो वैलिडेट अर्ली स्टॉप भी आपको रिवीजन होता रहेगा। सो मैंने बस लिस्ट डाउन किया है और बहुत ही ब्रीफ इंट्यूशन दिया है कि हर एक चीज़ वेरिएंस को कैसे कम करती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम एक बार चेक कर लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या
बायस की अंडरस्टैंडिंग ली है, वेरिएंस की अंडरस्टैंडिंग ली है, ये वर्ड ट्रेड ऑफ क्यों यूज होता है वो भी समझा है, बायस को कंट्रोल करने के टेक्निक्स देखे हैं, वेरिएंस को कवर करने के टेक्निक्स देखे हैं, बहुत ही ब्रीफ में देखे हैं, बट हमने लिस्ट डाउन के सारे टेक्निक्स, ठीक है, मोर और लेस दीज आर द टेक्निक्स यूज टू रिड्यूस वेरिएंस। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको एक डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए फॉर योर प्लेसमेंट in preparation from resume building to mock interviews to AI crash course from our expert mentorships mentors. So you can just check out our website, which I'll write in the description, which is called perceptroncareer.in. Description में आपको link मिल जाएगा. You can check that out. Okay. So thank you. Like the video. Subscribe the video if you liked it. Okay. Thank you so much.